guys and welcome to the first video of Commerce Genius। तो आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, हम जो पहली टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो की जाए बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए या फिर बिजनेस का स्केल इंक्रीज करने के लिए, तो वो क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गुड्स बेचे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज किए, बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर्विस प्रोवाइड की, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मशीन परचेज की, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे आपके किसके? बिजनेस ट्रांजैक्शन के। तो सिंपली बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी वर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो बिजनेस को मैनेज, रेगुलेट या बिजनेस की ग्रोथ में ट्रांजैक्शन हुई हो, तो वो क्या है? आपकी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो गाइस सेकंड डेफिनेशन जो हमें यहां पे दी गई है वो है कैपिटल की। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस वेदर इन कैश और इन काइंड इज नोन एज कैपिटल। जितना भी पैसा एक ओनर अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगाता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। चाहे वो पैसा कैश में हो या वो किसी एसेट में हो, वो क्या कहलाएगा? उस बिजनेस की कैपिटल कहलाएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है ड्राइंग्स। अभी हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? कि कितना पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो उसकी कैपिटल। अब कितना पैसा ओनर बिजनेस से निकालता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का बेटा एक सिंपल सा मतलब है, क्या है? लायबिलिटीज का मतलब है गाइस सिर्फ और सिर्फ उधार, क्रेडिट, डेट, लोन, मतलब कर्जा। जितना भी पैसा एक बिजनेस ने फ्यूचर में किसी का पे करना है, वो क्या है? उस बिजनेस की लायबिलिटी है। क्या है उस बिजनेस की? लायबिलिटी। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या है? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स। ये वो पैसा है जो एक बिजनेस ने क्या करना है? बाकी लोगों को रिपे करना है। सच एज लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पर्सन, क्रेडिटर्स ऑफ द गुड्स सप्लाइड। ये सारी के सारी आपके किसके एग्जांपल्स हैं? लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। तो अब बात करते हैं लायबिलिटीज की कैटेगरीज की। लायबिलिटीज को यहां पे डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारे पास गाइस दो तरीके की लायबिलिटीज होती है। कौन कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास? एक तो है करंट लायबिलिटी और एक है नॉन करंट लायबिलिटी। तो बात करते हैं करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जो हमें क्या करनी है? एक साल के अंदर अंदर रीपे करनी है, वो हमारी कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। दोबारा से सुनिएगा, कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। जो हमें एक साल के अंदर अंदर रीपे करनी है, वो कौन सी? करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं। अगर आज हमने उनसे उधार पे गुड्स परचेज किए तो हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? उनको रीपे करना पड़ेगा। इसलिए वो हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। तो जैसे करंट लायबिलिटी अभी हमने पढ़ा क्या, कि वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर रीपे की जाती है। अब नॉन करंट का बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या? वो लायबिलिटी जो हमें एक साल के बाद रीपे करनी है, एक साल या उसके बाद रीपे करनी है, वो कौन सी लायबिलिटी है? हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, क्योंकि बैंक से हम लोन लेंगे तो ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा के लिए लेंगे, क्योंकि अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो हम क्या करते हैं? हमारे किसी फ्रेंड से ले लिए, किसी नेबर से, किसी रिलेटिव से। तो यहां पे जो आपका दूसरा क्राइटेरिया है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, क्या? कि हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे किसी भी चीज को समझने के लिए। कौन कौन से? एक तो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम बात करेंगे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू की? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? जो हमारा बिजनेस है, क्या? जो हमारा बिजनेस है वो और ऑनर, दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहां पे। कौन कौन से? एक है बिजनेस और एक
ऑनर्स, दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट एंटिटी हैं, सेपरेट सेपरेट पर्सन्स हैं। और हम ये मानते हैं क्या कि ऑनर ने क्या कर रखा है, बिजनेस को पैसा उधार दे रखा है, जिसे हमने क्या कहा, कैपिटल कहा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ऑनर और बिजनेस दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। तो यहां पे आप समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो क्या करनी है, बिजनेस ने ऑनर के लिए रीपे करनी है, जो वैसा उसने ऑनर का रिटर्न करना है, वो उसकी कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। इंटरनल अगर ऑनर की, तो एक्सटर्नल ऑनर को छोड़ के बाकी किसी का भी पैसा अगर बिजनेस ने वापस करना है तो वो कौन सी लायबिलिटी है, उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या लिखी गई है यहाँ पे, द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन अदर देन ऑनर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो क्या करनी है, हमने ऑनर को छोड़ के किसी को भी रीपे करनी है, वो क्या है, बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहां पे हमारी 4 डेफिनेशन लायबिलिटी का हुआ खत्म। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, एक कॉमन वर्ड है एसेट, आपने सुना होगा। अब आज इसका डिटेल में मतलब जानते हैं। एसेट का मतलब क्या है, एसेट आपके बिजनेस की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक बिजनेस अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करता है, लगाता है, किस लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्मूथली मैनेज करने के लिए। और एसेट्स आपकी वो चीज होती है जिनको अगर आप फ्यूचर में रीसेल भी करें तो भी क्या हो, आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट वो अर्न करके देंगी। अगर ये 3 चीजें किसी भी चीज पे अप्लाई होती है तो वो क्या है, उस बिजनेस की एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, अपने बिजनेस में एक मशीन लगाई आपने। अब मशीन हम क्यों लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर हम आज गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या होगा, हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हम इसे फ्यूचर में रीसेल करें तो क्या हो, हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी अर्न हो। तो अगर हम उस मशीन को आज से 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जितनी भी उस मशीन की लाइफ है, उसके बाद रीसेल करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो हमें रिकवर होगी, इसलिए वो मशीन हमारी क्या है, एसेट है। अब आगे बात करते हैं, एसेट को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी 2 कैटेगरी के अंदर, एक तो है आपके पास नॉन करंट एसेट्स और एक है आपके पास करंट एसेट्स। 2 तरीके के एसेट्स है हमारे पास, एक है नॉन करंट और एक है करंट। अब पहले बात करते हैं हम करंट एसेट्स की। करंट एसेट बिजनेस के वो एसेट होते हैं जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पास होल्ड करके नहीं रखता, या वो एसेट जिनको बिजनेस रीसेल करने के पर्पज से परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक क्या है बिजनेस की करंट एसेट। क्यों है, क्योंकि स्टॉक लाने का मोटिव क्या होता है कि आज अगर स्टॉक लाए, कल की कल हमारा बिक जाए, जल्दी से जल्दी बिके, ताकि फ्रेश स्टॉक आए और बिके। अब स्टॉक क्या करेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और फ्यूचर में ये रीसेल भी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपको, इसीलिए ये आपका क्या है, करंट एसेट है। एक और करंट एसेट आपकी है, कौन सा, कैश आपका करंट एसेट क्यों है, या कैश आपका एसेट ही क्यों है। कैश आपका एसेट इसीलिए है क्योंकि बिना कैश के आप ये जो हम सारा काम पढ़ रहे हैं ये कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास आज कैश नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को रेगुलेट नहीं कर सकते, स्टॉक परचेज नहीं कर सकते, कहीं पे भी पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सी होती है, कैश होती है। और कैश हमारी करंट एसेट है क्योंकि कैश कोई भी बिजनेस अपने पास होल्ड करके रखना नहीं चाहता। आइडियल फंड्स कभी भी बिजनेस अपने पास नहीं रखता। कैश कीप्स ऑन चेंजिंग, कैश की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। आज स्टॉक परचेज किया, कल बेच दिया, कैश आया, कैश गया, कैश की वैल्यू चेंज। तो इसलिए कैश हमारा क्या है, करंट एसेट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हम नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट कौन से एसेट है, जैसे करंट एसेट में हमने क्या पढ़ा, वो एसेट जो हम 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं या जो हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट है नॉन करंट, वो एसेट जो हम 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं या वो एसेट जो हम रीसेल के पर्पज से नहीं परचेज करते, वो क्या होती है, हमारी नॉन करंट एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं मशीन का। मशीन आपकी कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट है। क्यों मशीन नॉन करंट है, क्योंकि क्या मशीन हम बेचने के लिए खरीदते हैं, कभी नहीं।
हम मशीन इसलिए खरीदते हैं ताकि मशीन से क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके, गुड्स बना सके, प्रोड्यूस कर सके, जिससे हम फ्यूचर में रीसेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो बात करते हैं आगे नॉन करंट एसेट के अंदर। पहले हम नॉन करंट एसेट के एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अगर आपने एक बिजनेस में फर्नीचर लगा रखा है, कुछ फिक्सचर लगा रखे हैं, तो वो भी आपके क्या है, नॉन करंट फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के साथ एक लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगे, और वो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग में काम आ रहे हैं फिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइटनिंग्स लगवा रखी है, एसीज लगवा रखे हैं, फैंस लगवा रखे हैं, फर्नीचर की फिटिंग्स करवा रखी है, तो ये सारी आपकी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। क्योंकि एक तो ये आपकी ऑर्डरलीनेस करने में, स्मूथ फंक्शनिंग में मदद कर रही है, और अगर आप इन सबको फ्यूचर में रीसेल भी करें तो फिर भी कुछ ना कुछ पैसा तो रिटर्न मिल जाएगा आपको। इसलिए ये आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट को आगे 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? नंबर 1 टेंजिबल एसेट एंड द नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट। पॉइंट नंबर 1 टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आपकी वो एसेट होती हैं जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मशीन को हम टच कर सकते हैं, मशीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हम टच करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? इंटेंजिबल एसेट आपकी वो एसेट होती हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, बट स्टिल दे एग्जिस्ट एंड दे आर द एसेट्स, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती हैं। वो आपके कॉम्पिटिटर से आपको क्या करती हैं, एक एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गुडविल। तो पहले बात करते हैं हम गुडविल का क्या मतलब है। गुडविल का मतलब है आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी नाम की कीमत मार्केट के अंदर। आपके नाम की कीमत मार्केट के अंदर क्या है? वो क्या है? आपकी गुडविल। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर था, उसने कुछ परचेज करना था। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसने आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं, एक है कंपनी एक्स और एक है कंपनी वाई। उसने क्या किया, कंपनी एक्स को प्रेफर किया क्योंकि कंपनी एक्स की ब्रांड वैल्यू अच्छी थी। तो अगर कंपनी एक्स की तरफ वो गया तो उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी थी, क्योंकि उसके नाम ने क्या किया, उस एक्स कंपनी के नाम ने उसको, उसके कस्टमर को अट्रैक्ट किया। रीजन, उसके नाम की कीमत मार्केट में वाई से ज्यादा। तो इसीलिए गुडविल क्या थी, गुडविल ने उसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद किया। और अगर एक्स अगर अपनी कंपनी सेल कर दे पूरी की पूरी, तो वो अपने नाम का एक्स्ट्रा पैसा भी उस कस्टमर से लेगा। इसीलिए गुडविल क्या है, उसकी एक इंटेंजिबल एसेट है। तो ये बात की हमने अभी भी इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है यहां पे रिसिट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो है यहां पे वो है रिसिट्स। तो रिसिट्स का मतलब क्या है? रिसिट्स का एक बेसिक सा मतलब है इनकमिंग ऑफ कैश, कि पैसा आ गया किसी भी वजह से है, चाहे गुड्स बेच के है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करके है, या चाहे बैंक से लोन ले लिया, या कोई पुराना एसेट पड़ा था, जैसे मशीन थी पुरानी हो गई थी, बेच दी। इनकमिंग ऑफ कैश इज रिसिट। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग द एसेट्स। अब रिसिट को भी क्या किया गया, 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 इज रेवेन्यू रिसिट। अब रेवेन्यू रिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिट का मतलब है कि वो रिसिट जो आपको आपके बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से डिराइव्ड हो। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? यहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि वो काम जो एक बिजनेस करने के लिए बनाया गया था। और एक कोई भी बिजनेस किस काम के लिए बनाया जाता है? या तो गुड सेल परचेज करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो रेवेन्यू रिसिट एक बिजनेस की वो रिसिट होती है जो उसे गुड्स बेच के मिले या सर्विस प्रोवाइड करके मिले, क्योंकि यही उसका एक काम होता है और यही है उसकी रेवेन्यू रिसिट। तो रेवेन्यू रिसिट की डेफिनेशन आपके पास है, द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस इन इट्स नॉर्मल कोर्स आइदर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल रिसिट। अब कैपिटल रिसिट का मतलब क्या है? अगर हमें रेवेन्यू रिसिट मिल रही है नॉर्मल कोर्स से, तो कैपिटल रिसिट मिलेगी हमें एबनॉर्मल कोर्स से या अदर देन नॉर्मल कोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका काम था गुड्स मैन्युफैक्चर करके गुड्स बेचने का, तो मतलब मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो तो कोई ना कोई मशीन आपने एम्प्लॉय कर रखी है। अब मान लीजिए आपने वो मशीन ही बेच दी,
पुरानी हो गई थी, उसकी जगह रिप्लेस करनी थी, तो पहले आपने उस मशीन को सेल कर दिया। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं तो वो आपकी कौन सी रिसिप्ट है? वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि मशीन बेचना हमारे बिजनेस का नॉर्मल काम नहीं था। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब वो रिसिप्ट होती है जो हमें मिलती है लेकिन हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से नहीं, एक अदर कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, तो वो भी क्या है? हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। हमने बैंक से लोन लिया, पैसा आ गया हमारे पास। तो ये था आपका रिसिप्ट गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जैसे रिसिप्ट में हमने क्या पढ़ा अभी? इनकमिंग ऑफ कैश, पैसा आया। अब वो पैसा आएगा कहां से? कुछ ना कुछ तो हमें खर्चा करना पड़ेगा ना, पहले कुछ ना कुछ तो गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। इट इज द अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ये वो पैसा है जो हम लगाते हैं कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विस परचेज करने के लिए, या फिर कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए। इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। नंबर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में किया गया, यानी कि नॉर्मल कोर्स का भी मैंने मतलब बताया था आपको, गुड्स बेचने खरीदने का काम आपका नॉर्मल कोर्स है। तो अगर गुड्स खरीदने के लिए पैसा लगा या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसा लगा, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे आपकी डेफिनेशन में यही चीज की गई है, दीज आर द अमाउंट स्पेंट फॉर द पर्पस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स पे कॉस्ट लगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट, कितना रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दी। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पैसा, पहली बात, जो नॉर्मल कॉस्ट के लिए नहीं लगा, बट ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्चुअल मतलब क्या है? वो पैसा जो हमने बिजनेस की डेवलपमेंट में लगाया, ग्रोथ में लगाया, हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लगाया, वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई मशीन परचेज कर ली, क्यों? ताकि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, एक्स्ट्रा सेल करें, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करें। अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो इसलिए अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे हुआ हमारा एक्सपेंडिचर का टॉपिक खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन पे जो है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का मतलब क्या है? हमने अभी भी एक डेफिनेशन पढ़ी है किसकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, उसी से रिलेट करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? अभी हमने पढ़ा कि वो पैसा जो हम हमारे नॉर्मल कोर्स को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए लगाते हैं। अब उसी नॉर्मल कोर्स में जितना भी खर्चा लगता है, उस नॉर्मल कोर्स में जितना भी खर्चा लगता है, अगर हम उस एक एक खर्चे की बात करें तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी दी, एक्सपेंस है। गुड्स परचेज किए, एक्सपेंस है। रेंट पे किया, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे दिए, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का एक्चुअल मतलब क्या था? कि वो खर्चा जो हमने हमारे रेवेन्यू जनरेट करने में लगाया, रेवेन्यू को मेंटेन करने में लगाया, वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी दी, वेजेस दी। एक्सपेंस को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो दो चीजें कौन सी है? नंबर वन इज आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। नाम से पता लग रहा है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब ऑलरेडी पेड। तो वो खर्चा जो हम एडवांस में पे कर देते हैं वो क्या है? हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल क्या किया हमने? क्या किया? हमारे इंप्लॉय को, उसके क्या कहते हैं, घर में कोई प्रोग्राम था, तो हमने क्या किया? उनको एक्स्ट्रा सैलरी दे दी एज एन एडवांस, कि आप क्या करना, धीरे धीरे करके इसे डिडक्ट अपनी सैलरी में से करवाते रहना। तो वो क्या किया? हमने उसे एडवांस में सैलरी दे दी। क्या हमने उससे काम करवाया? आज काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? जिसका बेनिफिट तो हमें फ्यूचर में डिराइव होगा, बट उसके लिए पैसा हमने, पेमेंट हमने आज ही कर दी। वो क्या है? आपका प्रीपेड एक्सपेंस। अब अगर ये चीज मेरे को फ्यूचर में काम करके देंगे तो फ्यूचर में मेरे को रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? मेरे करंट एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट? करंट एसेट्स।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड ऑलरेडी पेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो अभी तक पे ही नहीं किए। हमने हमारे एम्प्लॉय से काम करवा लिया, उनसे मेहनत करवा ली, लेकिन अभी तक उनका पैसा नहीं दिया इस महीने का, तो जितना खर्चा एक बिजनेस का देना बकाया होता है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब अगर आज पे नहीं किया तो कब करेंगे? नियर बाय फ्यूचर में पे करेंगे। और फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए अगर पैसा देना पड़ रहा है तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी है ये? करंट। करंट क्यों है? क्योंकि मान लो अगर आज हमने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी तो उन्हें कितने टाइम तक वेट करा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने। इससे ऊपर तो आपके एम्प्लॉयज वेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। तो इसी के साथ आपका 8 नंबर पॉइंट एक्सपेंस हुआ खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। ये 3 टर्म हम एक साथ समझेंगे, देखना क्या क्या बोल रहा हूं मैं। इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। मैंने यहां पे मेंशन किया है आपके लिए क्या? इनकम इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस गेन। तो बात कर लेते हैं पहले प्रॉफिट और गेन क्या होते हैं, फिर बात करेंगे इनकम। प्रॉफिट का मतलब है वो इनकम, वो पार्ट ऑफ इनकम जो आपको मिली है आपके बिजनेस का नॉर्मल काम करने के लिए। नॉर्मल काम मतलब वो इनकम जो आपको जनरेट हुई गुड्स बेचने खरीदने पे, तो वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। अब बात करते हैं गेन की। गेन आपकी वो पार्ट है इनकम का जो आपको अपने बिजनेस से काम दूसरा करने पे मिला, मतलब बिजनेस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करने पे मिला। जैसे आपका बिजनेस था कोई भी गुड्स को बेचने का, आपने क्या किया? जो मशीन वो चीज बना रही थी वही बेच दी, और उस मशीन को बेचने पे क्या हुआ? आपको कुछ अमाउंट की इनकम भी जनरेट होगी एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपकी मशीन की आज की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज और आपने वो मशीन सेल कर दी 5,70,000 रुपीज की। तो आपको क्या हुआ? 70,000 की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई। जो 70,000 की आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई उसे हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। क्यों? प्रॉफिट क्यों नहीं कहेंगे? गेन ही क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है वो पैसा जो हमें हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से डिराइव हो, यानी कि नॉर्मल काम करने से जितनी भी इनकम जनरेट हो। और गेन का मतलब है एबनॉर्मल काम जो हमारा नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मशीन बेची। अब इनकम का मतलब क्या है? जब हम प्रॉफिट और गेन को मिला देते हैं तो क्या बनती है? हमारी इनकम बनती है। क्या बनती है? हमारी इनकम। और इसलिए आपने सुना होगा कि क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, ना कि प्रॉफिट और ना कि गेन टैक्स। इसी कारण से क्या है? आपका इनकम टैक्स है। क्लियर? तो ये थी हमारी 3 टर्म जिनका मतलब अभी हमने समझा। फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज गेन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है लॉस। आप समझते हैं लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है आपके लिए कि जब हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम मिले। खर्चे ज्यादा हो गए और रेवेन्यू कम जनरेट हुआ तो हमारे बिजनेस को क्या हुआ? लॉस हुआ। यहां पे क्या दी गई आपको डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन पे भी गौर कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर अ रेवेन्यू फॉर अ पीरियड। एक पीरियड के अंदर जितने खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हैं वो हमारा क्या है? लॉस है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।